नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और स्वामी विवेकानंद, क्या आप जानते हैं इन सब के बीच में क्या कॉमन था? ये सब के सब सोशलिस्ट थे। तो जाहिर सी बात है आपके मन में सवाल उठेगा, क्या है ये सोशलिज्म की आइडियोलॉजी जो इतनी पॉपुलर थी इन लोगों के बीच में? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लिटरली कहें तो सोशलिज्म शब्द आया है सोशल इंटरेस्ट और सोसाइटी जैसे शब्दों से। तो इसकी कोर फिलॉसफी है समाज की सेवा करना। जहां एक तरफ कैपिटलिज्म कंपटीशन पे आधारित है, सोशलिज्म सोशल जस्टिस पे आधारित है। लेकिन अगर मैं सबसे बेसिक तरीके से डिफाइन करूं सोशलिज्म को, जैसे हमने कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म को किया था, तो सिमिलर सेंस में सोशलिज्म की डेफिनेशन बनेगी फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी हर इंसान अपनी क्षमता के साथ काम करेगा और उन्हें अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से चीजें मिलेंगी। कम्युनिज्म की इस डेफिनेशन के हिसाब से लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें मिलती हैं, लेकिन सोशलिज्म में जो ज्यादा मेहनत करेगा उसे ज्यादा मिलेगा। सोशलिज्म की इंप्लीमेंटेशन का सबसे पुराना एग्जाम्पल आप कह सकते हो वो राजा महाराजा थे जो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि सोशल इंटरेस्ट के लिए काम करते थे। वो राजा जो अपनी प्रजा के लिए काम करते थे। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है चाणक्य जैसे फिलोसोफर्स, जिन्होंने अपनी अर्थशास्त्र किताब के तीसरे और चौथे पार्ट में लिखा है वेलफेयर स्टेट और सोशलाइज्ड मोनार्की के बारे में, कि एक राजा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए सोशल इंटरेस्ट के लिए। इसके कई सदियों बाद अगर हम यूरोप में आए तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। और जैसा मैंने आपको कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म वाले वीडियो में बार बार बताया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है वर्कर्स को। 10-10 साल के बच्चों को 12-12 घंटे काम करवाया जाता है फैक्ट्रीज में बुरी कंडीशंस में, और वहां से निकलने वाला ज्यादातर प्रॉफिट फैक्ट्री ओनर्स के हाथों में जाता है, जिससे इनकम इनइक्वालिटी बुरी तरीके से बढ़ जाती है और मोनोपोलीज की शुरुआत होती है। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग सॉल्यूशन सजेस्ट किए। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म सजेस्ट किया। दूसरी तरफ थॉमस पेन जैसे कुछ फिलोसोफर्स थे जिन्होंने कहा कि जो लैंड ओनर्स हैं हमें उन पर रियल एस्टेट टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स लगाना चाहिए, और जो टैक्स से निकलने वाला पैसा आएगा हम इसे इस्तेमाल कर सकेंगे इन वर्कर्स को पेंशन देने में और डिसेबिलिटी पेंशन देने में और अलाउंसेस देने में। कुछ और फिलोसोफर्स थे जिनके आइडियाज और सॉल्यूशंस और भी ज्यादा रेडिकल थे, जैसे कि रूसो और प्रोडॉ, जो कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं होनी चाहिए। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी से इनका मतलब ये नहीं था कि आप अपना फोन नहीं रख सकते अपने पास या किताब नहीं रख सकते अपनी, ये सब पर्सनल पोजीशन है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पर्सनल प्रॉपर्टी में और प्राइवेट प्रॉपर्टी में। इनका मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी से था इमूवेबल एसेट्स, जैसे कि जमीन या फिर बिल्डिंग। कोई भी एक इंसान किसी जमीन का मालिक नहीं होना चाहिए या किसी बिल्डिंग का मालिक नहीं होना चाहिए। इन्होंने रिलेट किया इस चीज को कि जो पहाड़ हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं और जंगल हैं, कोई एक इंसान इनका मालिक नहीं होता, ये सबके लिए बनी हुई चीजें हैं। तो इसीलिए इनका कहना था कि जमीन एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं बेची जानी चाहिए। सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन और चार्ल्स फोरियर, ये तीन बड़े जाने माने सोशलिस्ट थे जिनका कहना था कि सोशलिज्म कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है जो अमीर लोगों के खिलाफ है, बल्कि हम नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पर्पस है अमीर लोगों को एजुकेट करना, उन्हें मॉरल वैल्यूज सिखाना, ताकि वो खुद से देखें कि अगर वो अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को गिव अप कर देंगे तो ना सिर्फ उससे दुनिया का भला होगा बल्कि उन्हें खुद भी खुशी मिलेगी ये करने से। इस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को नाम दिया जाता है यूटोपियन सोशलिज्म। और जानते हो दोस्तों, कौन से इंडियन फ्रीडम फाइटर यूटोपियन सोशलिज्म से इंस्पायर्ड थे? जरा नीचे कमेंट्स में गेस करके देखो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट में लिखो। सही जवाब है महात्मा गांधी। गांधी जी की ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल इसी बेस पर आधारित थी कि हम अमीर लोगों से, फैक्ट्री ओनर से, लैंड ओनर से उनका पैसा छीनेंगे नहीं, बल्कि हम उन्हें एहसास दिलाएंगे कि उन्हें सर्वाइवल के लिए जितना चाहिए उससे ज्यादा उनकी जो एक्स्ट्रा वेल्थ है वह केवल उसके ट्रस्टी हैं। तो मालिक कौन हुआ उस एक्स्ट्रा वेल्थ का? गोपाल। उन्होंने कहा सभी भूमि गोपाल की। गांधी जी ईशा उपनिषद के दिए गए अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन के प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं इतनी दौलत जमा कर लूं जिसकी मुझे जरूरत नहीं है तो ये एक चोरी के बराबर है, एक थेफ्ट है। फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जेआरडी टाटा और अजीम प्रेमजी, जो इंडिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी रहे हैं, ये दोनों ही गांधी जी के ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड रहे हैं। लेकिन गांधी जी से भी पहले ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले इंडियन जिन्होंने अपने आप को सोशलिस्ट बुलाया था वो थे स्वामी विवेकानंद।
उनकी विचारधारा भी यूटोपियन सोशलिज्म से काफी इंस्पायर्ड थी, लेकिन वो इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते थे। तो कुछ लोग इनकी आइडियोलॉजी को नाम देते हैं स्पिरिचुअल सोशलिज्म, जो कि यूटोपियन सोशलिज्म से काफी सिमिलर है। इस आइडियोलॉजी के कॉन्ट्रास्ट में है रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म की विचारधारा। कार्ल मार्क्स, फ्रीडरिश एंगल्स और भगत सिंह जैसे लोग रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म में मानते थे। इनका कहना था कि सोशलिज्म कोई मॉरल वैल्यूज का सवाल नहीं है, बल्कि यह सवाल है जस्टिस देने का लोगों को, और ये जस्टिस अगर नॉन वायलेंस से नहीं मिला तो ये लड़ कर लेना चाहिए। वैसे भगत सिंह की आइडियोलॉजी को मैंने भगत सिंह वाले वीडियो में डिस्क्राइब किया है डिटेल में, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन सब का कहना था कि प्रॉफिट मिलना एक वर्कर का राइट है। मैं आपको ये विचारधारा कम्युनिज्म से काफी सिमिलर लगेगी, क्योंकि एक टाइम पे लोग कम्युनिज्म और सोशलिज्म शब्दों को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते थे। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म का सपना देखा था, यानी एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी जहां सब मिल बांट कर रहते हों, और इस वजह से इतनी सरप्लस प्रोडक्शन होगी कि हर किसी को अपनी जरूरत के हिसाब से सब मिल जाएगा। जरूरत से ज्यादा का करना क्या, क्योंकि खरीदने के लिए कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं होगी। अब कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया में हर कोई तो इतना स्वार्थी है, इतना ग्रीडी है, कैसे पॉसिबल हो सकता है कम्युनिज्म। अब ऐसा नहीं है कि कार्ल मार्क्स के टाइम पर कोई सतयुग चल रहा था या फिर कार्ल मार्क्स हर इंसान को संत महात्मा मानते थे, बल्कि कार्ल मार्क्स ने यूटोपियन सोशलिज्म का प्रोटेस्ट ये कहकर किया कि दुनिया में लोग इतने सीधे नहीं हैं, इसीलिए रेवोल्यूशन की जरूरत है। उनका मानना था कि एक सोसाइटी में जो भी क्लास डोमिनेंट होती है, उन्हीं की आइडियोलॉजी आम लोगों की आइडियोलॉजी बन जाती है। जैसी मटेरियल कंडीशंस होती हैं, उसी के हिसाब से लोगों के विचार बनते हैं। इसलिए अगर स्वार्थी, लालची, एम्बिशियस, कैपिटलिस्ट लोग पावर में हैं, तो एग्जिस्टिंग कल्चर की वजह से आम लोग भी स्वार्थ, लालच और एग्रेसिव कंपटीशन का कोई एक नेचुरल चीज मानेंगे। इसीलिए सीधे कम्युनिज्म नहीं आ सकता उनकी राय में, इसलिए एक इंटरमीडिएट स्टेज चाहिए होगी। इस इंटरमीडिएट स्टेज को कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म का नाम दिया। कम्युनिज्म था टू ईच एज पर हिज नीड, और सोशलिज्म की डेफिनेशन हो गई टू ईच एज पर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। वर्कर्स की एक वैनगार्ड पार्टी कैपिटलिस्ट के रूल को हटाएगी और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर अपना कंट्रोल लेगी। कौन सा सामान बनेगा, कितना बनेगा, वो समाज की जरूरतों को देखकर ये इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे। सब लोग काम करेंगे और कमाई होगी काम के हिसाब से, जितना काम उतनी कमाई उनके हिसाब से। ऐसे में कोई कट थ्रोट कंपटीशन नहीं रहेगा, तो लोगों में भूखे मरने का डर नहीं होगा, बीमारी से मरने का डर नहीं होगा, फ्री एजुकेशन होगी, सभी को बेसिक एम्यूनिटीज मिलेंगी। ऐसे में कैपिटलिस्ट क्लास का दिया हुआ पुराना स्वार्थ और लालच वाला माइंडसेट धीरे धीरे हट जाएगा उनके हिसाब से। उनके हिसाब से ऐसा करने से इवेंचुअली लोगों में मोरालिटी आ जाएगी, और तब होगा विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, यानी सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो चुका होगा, सरकार खुद ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और कम्युनिज्म वाला शेयरिंग मॉडल तब आ पाएगा। कार्ल मार्क्स की इस थ्योरी के बेसिस पर सोशलिज्म की इंटरमीडिएट स्टेज आई यूएसएसआर जैसे देश में, सोवियत यूनियन में, लेकिन उनका कम्युनिज्म कभी नहीं आया। यहां पर उनकी एक भारी मिस कैलकुलेशन थी। खैर, इसी से ही रिलेटेड भगत सिंह की विचारधारा पर आते हैं। भगत सिंह ने कहा था, लेबर इज द रियल सस्टेनर ऑफ सोसाइटी, यानी समाज वर्कर्स की मेहनत पर टिका हुआ है। खेतों में अनाज उगाने वाला वर्कर, कपड़े बुनने वाला वर्कर, माइंस में घुसकर तेल, लोहा, कोयला, हीरे ये सब निकालने वाला वर्कर, फैक्ट्री में टीवी, फ्रिज, सेलफोन, कार बनाने वाला सब वर्कर, सब सामान बनाए वर्कर, और यह सब कुछ करने वाला वर्कर ही सबसे गरीब, वही भूखा, उसके बच्चे बिना कपड़े के, और वही रहता है झुग्गियों में। ऐसा क्यों? भगत सिंह ने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि रेवोल्यूशन का पर्पस है एक सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाना। एक सोशलिस्ट देश में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे वर्कर्स, तो मुनाफा भी वर्कर्स के पास ही जाएगा, और सही मायनों में टू ईच एज पर हिज कंट्रीब्यूशन हो पाएगा। इंस्टेड ऑफ आप कंपेयर कीजिए कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कैपिटलिस्ट ने कंट्रोल कर रखा होता है, और ज्यादातर पैसा और मुनाफा उन फैक्ट्री से निकलने वाला कैपिटलिस्ट के हाथों में ही जाता है। यही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को वर्कर्स के हाथों में देने का एक तरीका हो सकता है नेशनलाइजेशन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज हो, सरकारी कंपनीज हो, और लोग उन कंपनीज में एम्प्लॉयड हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कंपनीज हो। और शायद इससे भी ज्यादा डिसेंट्रलाइज तरीका यह हो सकता है कि गांव की पंचायत के हाथों में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दी जाए। यह फिलॉसफी गांधीयन सोशलिज्म से काफी मिलती जुलती है, क्योंकि गांधी जी अक्सर आत्मनिर्भर गांव की बात करते थे। गांधी जी ने अपने इकोनॉमिक सिस्टम का बेसिस बताया सर्वोदय, यानी सभी का भला, एक्चुअली में सबका साथ सबका विकास। अब सोशलिज्म में यह जरूरी नहीं दोस्तों कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन केवल नेशनल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट या पंचायत के हाथों में ही जाए। यह भी हो सकता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सीधा वर्कर्स के हाथों में ही दे दिया जाए। यह ऐसे हो सकता है कि वर्कर्स एक कोऑपरेटिव बना ले, इसे कोऑपरेटिव सोशलिज्म कहा जाएगा। इसका बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है अमूल जैसी कंपनीज।
अमूल कंपनी का कोई एक ओनर नहीं है, बल्कि 36 लाख किसान अमूल के मालिक हैं और जो भी प्रॉफिट कंपनी से निकलता है वो इन किसानों में शेयर किया जाता है। इसका एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है लिज्जत पापड़, जिसके मालिक 45,000 वर्कर्स हैं। अब इसी से ही रिलेटेड दोस्तों, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी में एक और शब्द बहुत सुनने को मिलता है, एमएसएमई, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब एक छोले कुलचे का जो स्टॉल है उसके जो मालिक हैं वही वर्कर भी हैं, इसलिए ये सोशलिज्म हुआ। टू ईच एज पर हिज कंट्रीब्यूशन, वो जितना काम करते हैं अपने स्टॉल में दिन भर उतना ही उनकी कमाई होती है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है बड़ी कंपनीज से। जैसे जैसे कंपनीज बड़ी बनती जाती हैं वैसे वैसे ही उन कंपनीज में काम करने वाले वर्कर्स का जो प्रॉफिट शेयर होता है वो उतना ही कम होते रहता है। जिसका काम उसकी कमाई, ये एक सोशल जस्टिस की तो बात है ही, लेकिन इसके अलावा एमएसएमईज के दो मेजर एडवांटेजेस होते हैं। पहला यह है कि इकोनॉमी एक पिरामिड की तरह नहीं होती बल्कि काफी डिसेंट्रलाइज्ड बन जाती है, इसलिए एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी अक्सर ज्यादा रिसेशन प्रूफ भी होती है। और दूसरा एडवांटेज है एम्प्लॉयमेंट। खुद ही सोचकर देखिए, अगर एक बड़ी कंपनी 100 करोड़ रुपए कमाती है तो वो कितने लोगों को एम्प्लॉय करती है, और उसे कंपेयर कीजिए अगर एक कोऑपरेटिव कंपनी अमूल जैसी कंपनी 100 करोड़ रुपए कमाएगी तो कितने लोगों को एम्प्लॉय करेगी। या फिर बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल एंटरप्राइजेस साथ मिलकर 100 करोड़ कमाएंगे तो उसमें कितने लोग एम्प्लॉयड होंगे। 2020 की ये रिपोर्ट देखिए, सो कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी माइक्रो एंटरप्राइजेस, इन्होंने जितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है देश के, उतना ही सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ने भी किया है। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 90% लोग एक्चुअली में इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, यानी सेम रेवेन्यू देते हुए 9 गुना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। तो समराइज करने के लिए बेसिकली आप कह सकते हो कैपिटलिज्म में अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज एंटरप्राइजेस होते हैं, जबकि सोशलिज्म में अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस होती हैं। इसके बाद आती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, एक ऐसी विचारधारा जिसे नाम दिया जाता है फाबियान सोशलिज्म। ये ऐसी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी जो कि फिर से वायलेंस में विश्वास नहीं रखती थी। इनका कहना था सोशलिज्म कोई फाइनल गोल नहीं है बल्कि एक स्टेडी प्रोग्रेस है, रिफॉर्मिस्ट प्रोग्रेस है जो धीरे धीरे किया जाता है। इनका कहना था कि एक आम आदमी भी एंटरप्रेन्योर क्लास का हिस्सा बन सकता है, हमें प्राइवेट कंपनीज को पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहिए। इन्होंने एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल लगाया। इन्होंने कहा कि हम प्राइवेट कंपनीज को रहने देंगे लेकिन उन पर कुछ रेगुलेशंस लगाएंगे ताकि मोनोपोलीज ना बने और इनइक्वालिटी ना बढ़े, और साथ ही साथ हम गवर्नमेंट की कंपनीज भी बनाएंगे, हम स्टेट कंपनीज बनाएंगे, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। इन्होंने ही बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसे कि ओएनजीसी, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी कंपनीज की शुरुआत करी। इसके अलावा बड़े बड़े डैम्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जैसे कि इसरो और डीआरडीओ, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एनएसएसओ और सीएजी, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि आईआईटीज, आईआईएम्स और एम्स, इन सबको एस्टैब्लिश किया नेहरू ने गवर्नमेंट के कंट्रोल में। दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज थी जो सोशलिज्म का इस्तेमाल कर रही थी एग्रीकल्चर को भी कलेक्टिवाइज करने में, जैसे कि रशिया, चाइना और क्यूबा में फिदेल कैस्ट्रो ने किया, जबकि नेहरू का कहना था कि हम छोटे फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे सब्सिडीज के द्वारा और एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। नेहरू के बाद अगले प्रधानमंत्री बने देश के लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी विचारधाराएं काफी मिलती थी नेहरू से। इनका भी कहना था कि हम एक्नॉलेज करते हैं प्राइवेट सेक्टर के रोल को, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है सोशलिज्म। अपने कुछ सालों में इन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत करी। इन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एस्टैब्लिश किया और अमूल कोऑपरेटिव को भी प्रमोट किया। अगर हम सेम टाइम की बात करें, पड़ोस में पाकिस्तान में सेम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देखने को मिली पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि वहां पर आयूब खान ने इकोनॉमी को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। और इससे अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, इकोनॉमी कुछ चंद इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में चली गई। कुछ 40 बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स पाकिस्तान में पूरे देश के 42% इंडस्ट्रियल एसेट्स पर कंट्रोल करते थे। महबूबुल हक जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट थे प्लानिंग कमीशन के पाकिस्तान के, उन्होंने 1968 में ओपनली क्लेम किया कि जो देश की वेल्थ है वो सिर्फ 22 इंडस्ट्रियल फैमिलीज के हाथों में है। अगर वापस इंडिया की बात करें तो शास्त्री जी के बाद अनफॉर्चुनेटली इंदिरा गांधी की सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज ने प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया। ना तो वो पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी इंक्रीज कर पाई, बल्कि करप्शन बढ़ गया और रेड टेपिज्म ज्यादा देखने को मिला पब्लिक सेक्टर में, जिससे कि देश की ग्रोथ नीचे चली गई। बाद में देश को इवेंचुअली लिबरलाइज करना पड़ा और सोशलिज्म का मतलब थोड़ा सा बदल गया, वेलफेयर स्टेट में तब्दील हो गया। अब यहां पर वो पॉइंट आता है जहां पर हमें थोड़ा सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में ओवरलैप देखने को मिलता है।
केन्स एक जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, इनकी बात मैंने पिछले बेसिक्स के एपिसोड में करी थी। इन्होंने कैपिटलिज्म का इतिहास बदल के रख दिया जब इन्होंने कहा कि हमें कंपनीज को रेगुलेट करने की जरूरत है, मोनोपोलीज को रोकने के लिए, इनइक्वालिटी को कम करने के लिए। अब कुछ लोग जो एक्सट्रीम राइट विंग होते हैं, कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा लीन करते हैं, वो कहते हैं कि केन्स भी एक सोशलिस्ट इंसान है। अब केन्स को सोशलिस्ट कहा जाए या कैपिटलिस्ट कहा जाए, इस पर काफी चर्चा होती है। लेकिन चाइना में डेंग जाओपिंग ने कहा कि तुम इस डिबेट में उलझे रहो और तब तक मैं केन्स के मैसेज को अडॉप्ट कर लेता हूं। इन्होंने माओ जेडोंग के पुराने तरीकों को छोड़ा, इकोनॉमी को केवल प्राइवेट बिजनेसेस के लिए ही नहीं बल्कि फॉरेन कंपनीज के लिए भी खोला। लेकिन एडम स्मिथ वाले कैपिटलिज्म से नहीं, जहां पर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ना हो, बल्कि केन्जियन मॉडल से, जहां इन्होंने कहा सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। इस समय पर गवर्नमेंट की बड़ी स्पेंडिंग थी और कैपिटलिज्म के ऑर्गेनाइजर का रोल प्ले किया गवर्नमेंट ने। रिजल्ट यह हुआ कि चाइना में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली, जिसका रिजल्ट आज भी हमें देखने को मिलता है। केन्जियन मॉडल से एक स्टेप और राइट में जाएंगे हम तो वेलफेयर स्टेट कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी आएगी, जिसे हम कंपैशनेट कैपिटलिज्म करके भी बुला सकते हैं या नॉर्डिक कैपिटलिज्म करके भी बुला सकते हैं, जो कुछ लोगों के द्वारा सोशलिस्ट कंसिडर किया जाता है। आज के दिन जो कंट्रीज ये सबसे अच्छा कर पा रही हैं वो है नॉर्डिक कंट्रीज, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसी कंट्रीज, जहां पर टैक्स काफी हाई है। कैपिटलिज्म को बैन नहीं किया गया है, लोगों को अलाउड है प्राइवेट कंपनीज खोलना, प्रोग्रेस करना, मनी बेगेट्स मनी वाली चीज होना कि जिनके पास ज्यादा पैसे होंगे वो और ज्यादा पैसे कलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन सरकार कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स हो ताकि वहां से पैसे लेकर वेलफेयर स्कीम्स में डाले जा सके, जहां पे गरीब लोगों की मदद करी जा सके। पैसा हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन और हाई क्वालिटी फ्री हेल्थ केयर देश में सबको देने में खर्च किया जा सके, जिससे कि देश में हर किसी इंसान के लिए सेम स्टार्टिंग लाइन बनी रह सके। इसी रीजन से नॉर्डिक कंट्रीज देश में ह्यूमन डेवलपमेंट, हैप्पीनेस और सही मायनों में प्रोग्रेस और ग्रोथ लाने में सक्सेसफुल रही। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 100% सक्सेसफुल रही है, क्योंकि ये भी कुछ मायनों में चूक रही हैं। जैसे कि इन्वायरमेंटल डैमेज का ये एक एस्पेक्ट है कैपिटलिज्म का, जिसे अभी तक कोई भी काउंटर नहीं कर पाया है। तो इंडिया के लिए कौन सा सोल्यूशन अडॉप्ट किया जाए, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ट फिट बैठेगा इंडिया जैसे देश के लिए, इसकी बात मैं दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस में करता ही रहूंगा। लेकिन आज के लिए मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो के साथ जो 3 मेन इकोनॉमिक सिस्टम थे वो पूरे हो गए हैं बेसिक सीरीज में। हमने शुरुआत करी थी कम्युनिज्म से, फिर कैपिटलिज्म पर 2 वीडियोस आए थे बेसिक सीरीज के, और ये था सोशलिज्म। आप नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपके हिसाब से क्या सही है क्या, और मिलते हैं फिर हम अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।